हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का जो आपका पॉलिटिकल साइंस की बुक है। आपका चैप्टर है आपका संविधान क्यों और कैसे। इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ और चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहला आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोलता है कि संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय। देखो, संविधान का प्रस्तावना होती क्या है, ध्यान दो। देखो, संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय है। मतलब जो संविधान की प्रस्तावना होती है ना, वो संविधान का परिचय देती है कि संविधान के अंदर क्या क्या है, जो उसके उद्देश्य, मूल्यों, लक्ष्यों को दर्शाती है। मतलब संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा जाता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान को क्यों बनाया गया है, उसके लक्ष्य क्या है, ये सब बताया जाता है। इसमें बताया गया है कि भारत एक सप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सब प्रस्तावना में बताया गया है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल सिद्धांत भी शामिल किए गए हैं। मतलब इन टॉपिक के बारे में भी बताया गया है प्रस्तावना में। यह नागरिकों को गरिमा और एकता की भावना दिलाता है। ठीक है। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। आपसे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको संविधान की आत्मा कहा जाती है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे साथ में ये इसमें ये बताया गया है कि यह स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का हो। हमेशा प्रस्तावना ये बताया जाता है कि जो संविधान बना है ना, वो जनता द्वारा बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है और जनता का ही है। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था। तो देखो, क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में ब्रिटेन से भारत भेजा गया था। ठीक है यहाँ पे। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो अंग्रेजों ने ये बोला कि देखो, भारतीयों को ये बोला कि अगर तुम इस युद्ध में हमारा साथ देते हो तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम तुमको क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे, यानी आज़ादी दे देंगे। मिशन ने प्रस्ताव दिया कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनेगी जिसमें भारत के लोग अपना संविधान स्वयं बना पाएंगे। मतलब जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद एक संविधान सभा बनेगी जो अपना संविधान बनाएंगे। मतलब जो भारतीय है अपना संविधान बना सकते हैं। लेकिन भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। ये जो संविधान सभा बनी हुई थी ना और संविधान बनने वाला था, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता भारतीय को नहीं मिलने वाला था। इसलिए भारतीय जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, यानी मना कर दिया। क्योंकि इसमें भी जो ब्रिटिश सरकार को नकारने का अधिकार था कि भारतीयों ने वालों को संविधान बना भी दिया, तो ब्रिटिश लोग जो है बाद में उस चीज़ को मना कर सकते कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। ऐसा था। ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है, देखो यहाँ पे हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है जो, तो हमारा जो भारतीय संविधान है देश की जनता के प्रति क्या है, प्रतिबद्ध है। मतलब जो भारत का संविधान है वो जनता के लिए है। और प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। जो संविधान है वो जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति जो प्रतिबद्ध है। मतलब जो संविधान बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे उसमें उसमें बताया गया है कि नागरिकों को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, ये सब बताया गया है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है ना, वो जनता के जनहित के लिए, मतलब जनता की भलाई के लिए कार्य करे। इसमें यही बताया गया है। और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। इसलिए जो हमारा संविधान है वो किसके लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति। ठीक है यहाँ पे, यानी जनता के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि भारत में राज्य को धर्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, आपको पता होगा ये तो होता है कि जो सरकार होती है ना, वो धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन भारत में राज्य को भी, यानी सरकार को भी बीच बीच में धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसका रीज़न यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश उस देश को कहते हैं जहाँ पे किसी भी धर्म को
कहते हैं वो नहीं दिया होता, राष्ट्रीय धर्म माना नहीं जाता, सभी धर्म को बराबर माना जाता है। यानी ऐसा देश जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर माना जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। मतलब वहाँ जो देश है वो धर्म के आधार पर नहीं बना होता। तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। तो जब किसी धर्म की, देखो, धर्म की परंपरा या रीतियां समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तब राज्य को हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। कोई धर्म है जिसमें कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी रीति रिवाज है जिससे दूसरे धर्मों का अधिकार उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तब सरकार इंटरफेयर कर सकती है। जैसे छुआछूत है, बाल विवाह है, स्त्रियों के अधिकार को खत्म कर देना है, तो इन मामलों में सरकार इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है यहाँ पे। और इससे ताकि समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय जो है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ तक आपको बता दिया मैंने। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा गया है। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा गया है। तो देखो, जापान के संविधान को शांति संविधान कहा गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में लागू हुए इस संविधान में घोषणा की गई कि जापान अब युद्ध नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो 1947 में जब जापान ने संविधान लागू किया ना, तो उसमें साफ लिख दिया गया कि अब जो जापान है युद्ध नहीं करेगा और किसी भी प्रकार के सैन्य शक्ति नहीं रखेगा, मतलब उस पर अपनी सेना नहीं होगी। इसके अनुच्छेद 9 में युद्ध को त्यागने की बात की गई है। यह संविधान शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार पर आधारित है, इसलिए इसे शांति संविधान कहा जाता है। यानी जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। अब अगला वाला देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पारस्परिक निषेध का अर्थ क्या होता है। पारस्परिक निषेध का मतलब क्या है। देखो, पारस्परिक निषेध का मतलब होता है कि एक सत्ता जो है दूसरी सत्ता के मतलब मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे देखो, आपको पता है कि भारतीय संविधान ने शक्तियों को 3 भाग में बांटा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आपको पता है। तो ये तीनों जो है ना एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी को पारस्परिक निषेध कहा गया है कि यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। इससे क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है और शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होता। इसके बाद अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, अनुच्छेद 371A क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371A क्या है। अनुच्छेद 371 जो है वो नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार क्या है, नागालैंड में धार्मिक, सामाजिक रीतियां, नागा कानून और भूमि स्वामित्व पर संसद के कानून तभी लागू होंगे जब राज्य विधानसभा उन्हें स्वीकार करेगी। मतलब मान लो कि जो कानून बनाए गए हैं, संसद ने जो कानून बनाए हैं, ठीक है, भारत के संसद ने जो कानून बनाए हैं वो नागालैंड में तभी लागू होंगे जब वहाँ के राज्य सरकार, राज्य की जो विधानसभा है वो जब उसको स्वीकार करेगी, तभी वहाँ पे ये कानून लागू होंगे। किन किन मामलों में, धर्म के मामले में, सामाजिक रीतियों के मामले में, नागा कानून के मामले में, या भूमि स्वामित्व के आधार के मामले में, ठीक है। यहाँ पे यह प्रावधान नागालैंड की सांस्कृतिक और पहचान और पारस्परिक व्यवस्थाओं को की रक्षा करता है, ठीक है यहाँ पे। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि किसने 19वीं सदी की शुरुआती समय में प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया था, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध का विरोध किया था, ये पूछा गया है। तो किसने किया था, इसमें आंसर क्या है। तो बोला गया है राजा राम मोहन राय ने 19वीं सदी में शुरुआती में प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे उसका विरोध किया था। इन्होंने क्या किया था, जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने प्रेस पर, यानी जो तो मीडिया होता है, अखबार होता है या मैगजीन होती है, इन पे रोक लगा दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। वो एक समाज सुधारक थे। कौन, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और वो मानते थे कि प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र और जागरूकता के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि प्रेस को आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से प्रेस पर लगाए गए कानून को हटाने की मांग की। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटाने की मांग की थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वो समर्थन करते थे कि अभिव्यक्ति जो है, यानी व्यक्ति, जो भी नागरिक है, उनको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए।
अब 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, 9th नंबर का क्वेश्चन अगर आपको समझाऊँ तो क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया? तो मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें क्या बोला गया, देखो यहाँ पे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि भारत जो है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में ये बोला गया जितने भी वयस्क नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, लिंग के हो। यह प्रस्ताव भारत में समान मताधिकार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था और रिपोर्ट में लोकतंत्र और जनहित में प्राथमिकता जोर दिया गया, मतलब इस बात पे जोर दिया गया कि सभी को क्या मिले, अधिकार मिले और देश में लोकतंत्र रहे, लोगों की भलाई हो। ठीक है, इस पे बात जोर दिया गया। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। वे एक विद्वान, सच्चे राष्ट्रवादी और पहले राष्ट्रपति भी बने थे। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और दक्षता से संचालित किया। यानी इनकी अध्यक्षता में ही संविधान जो सभा थी और संविधान का जो निर्माण था वो शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उनका योगदान संविधान सभा के संचालन और मतलब उन्होंने क्या किया था कि सभी के बीच में संतुलन बनाने का काम किया और संविधान का जो निर्माण था बहुत ही आराम से हो पाया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने ये है आपका क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, इस चैप्टर में से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको एग्जाम्स की जो एग्जाम में आसानी हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, आपको समझने में। क्योंकि देखो आर्ट्स में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है ना, जितना आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे ना उतना ही आप आसानी से आंसर को कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे तो अभी के लिए अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।